नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। केरल के कोझिकोड हवाई अड्डे पर एयर इंडिया विमान दुर्घटना में 18 लोगों की मौत। केंद्र ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी दुकानदारों और फेरीवालों की कोविड जांच कराने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करेंगे। गुजरात सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 534 अरब 56 करोड़ 80 लाख डॉलर के साथ अब तक के सर्वोच्च स्तर पर, और भारत 2021 में आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा। 2022 का विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में, महिला टी20 विश्व कप 2022 तक स्थगित। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी आनंद श्रीवास्तव के साथ मैं नवीन सक्सेना। दुबई से कोझिकोड आ रहे एयर इंडिया के विमान की दुर्घटना में 2 पायलट सहित 18 लोग मारे गए हैं। 162 लोग घायल हैं, जिनमें 15 की हालत गंभीर है। दुर्घटना स्थल पर राहत कार्य पूरा हो गया है और सभी घायलों को मल्लापुरम और कोझिकोड के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। विमान में 2 पायलट और चालक दल के 5 सदस्य सहित 191 लोग सवार थे। चालक दल के 4 सदस्य सुरक्षित हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने बताया कि विमान कल रात कारीपुर हवाई अड्डे पर उतरते समय रनवे से 35 फुट नीचे गिर गया और 2 टुकड़ों में बंट गया। माना जा रहा है कि भारी वर्षा दुर्घटना का एक कारण हो सकती है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि एयर इंडिया, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के विशेषज्ञों के 2 दल कोझिकोड भेजे गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से बात की। दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवार के साथ हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन से स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने मृतकों के परिजन के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरण और भारतीय जनता पार्टी के सांसद केजे अल्फॉन्स ने भी दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा से राहत कार्यों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने केंद्र की ओर से घायलों के उपचार में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। विदेश मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर हैं 1800 118 797 +91 11 2301 2113 +91 11 2301 4104 और +91 11 2301 7905। दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास का हेल्पलाइन नंबर है +97 14 20 79 444। मल्लापुरम जिला प्रशासन से जारी हेल्पलाइन नंबर है 83 300 52468 और 048 327 19493। दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने केरल के कोझिकोड में कल हुई विमान दुर्घटना में मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरा दुख और संवेदना व्यक्त की है। दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने दुबई स्थित एयर इंडिया का हेल्पलाइन नंबर 971420794444 जारी किया है। वाणिज्य दूतावास ने बताया कि मल्लापुरम जिला प्रशासन ने अपने 2 हेल्पलाइन नंबर दिए हैं। ये नंबर हैं 83 30 05 2468 और 04832 71943। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से किराने की दुकान में काम करने वालों तथा सब्जी और अन्य फेरी वालों की कोविड जांच कराने को कहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने इस बात पर जोर दिया कि ऑक्सीजन की सुविधा से युक्त एम्बुलेंसों से परिवहन की सुविधा और तेजी से कार्रवाई करने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस उपलब्ध न हो पाने के मामलों में भी दैनिक आधार पर नजर रखी जानी चाहिए और ऐसे मामलों को शून्य के स्तर पर लाया जाना चाहिए। देश में कोरोना महामारी के नए नए इलाकों में फैलाव को ध्यान में रखते हुए श्री भूषण ने कहा कि ऐसे मामले इक्का दुक्का या किसी खास स्थान पर कई लोगों में अथवा जिलों में बड़े पैमाने पर संक्रमण के रूप में हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा बुनियादी लक्ष्य महामारी की रोकथाम, खास तौर पर नए इलाकों में इसके फैलाव को रोकना और हर कीमत पर लोगों की जान बचाना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें मृत्यु दर में और कमी लाने और इसे 1% से अधिक नहीं बढ़ने देने का भी लक्ष्य रखना चाहिए। स्वास्थ्य सचिव ने सघन परीक्षण के जरिए रोगियों का शीघ्रता से पता लगाने, संक्रमित लोगों को अलग रखने या स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में भेजने और उचित चिकित्सीय प्रबंधन से मृत्यु दर काफी कमी की जा सकती है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की अध्यक्षता में कोविड-19 की अधिक मृत्यु दर वाले जिला और राज्य प्रशासनों के साथ एक उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक हुई। ये बैठक इन जिलों में कोविड-19 की उच्च मृत्यु दर के तथ्यों का विश्लेषण करने और मृत्यु दर कम करने के तौर तरीकों के बारे में आयोजित की गई। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के जिला प्राधिकारियों और नगर निगम आयुक्तों को एक दल गठन करने का निर्देश दिया है, जो ये सुनिश्चित करेगा कि राज्य के निजी अस्पताल कोरोना मरीजों का इलाज करने के लिए शुल्क से संबंधित निर्देशों का पालन करें। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर प्रदीप व्यास ने सभी मंडल आयुक्तों, कलेक्टरों और नगर निगम आयुक्तों को पत्र भेजा है और उन्हें 3 दिनों में सरकार को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कल बताया कि समय समय पर जारी सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए राज्य में बड़ी संख्या में दल बनाए गए हैं। ये दल सुनिश्चित करेंगे कि राज्य में कोरोना मरीजों के इलाज और परिवहन के लिए निजी अस्पताल और एम्बुलेंस उचित शुल्क लें। उचित दरों पर कोरोना रोगियों को उपचार प्रदान कराने के लिए राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए अधिकतम दर निर्धारित करते हुए 21 मई को एक अधिसूचना जारी की थी। इसके अलावा कोरोना की पृष्ठभूमि पर 23 मई को राज्य के सभी नागरिकों के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया था और 30 जून 2020 के सरकार के निर्णय के अनुसार कई एम्बुलेंस के रूप में निजी वाहनों को प्राप्त करने के बाद रोगियों के परिवहन की अधिकतम दरें तय की गई थी। निजी अस्पतालों में इलाज करवाए जा रहे कोरोना संक्रमित रोगियों से ओवरचार्जिंग की शिकायतें आ रही थी। इस पर ध्यान देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने जिला कलेक्टरों और नगर आयुक्तों के साथ साथ सहभागी आयुक्तों को अपने स्तर पर एक टीम नियुक्त करने का निर्देश दिया है, जो ये सुनिश्चित करेगा कि निजी अस्पताल समय समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों का पालन कर रहे हैं। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। गुजरात में कल 1074 लोगों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना से स्वस्थ होने की दर में सुधार हुआ है और ये 75.04% हो गई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कल एक ही दिन में सामने आए संक्रमण के 1074 नए मामलों में से सबसे अधिक 183 मामले सूरत में दर्ज हुए। अहमदाबाद शहर में 142 मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में संक्रमण के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 68,885 हो गई है। राज्य में इस वक्त 14,587 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 86 मरीजों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। राज्य के विभिन्न अस्पतालों से कल 1,370 मरीजों को छुट्टी दी गई। इसके साथ ही राज्य में ठीक होकर छुट्टी पाने वाले मरीजों की कुल संख्या 51,692 हो गई है। कल राज्य में 22 मरीजों की मृत्यु हो गई। राज्य में 9,30,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है, जिसमें से 26,591 लोगों का परीक्षण कल एक ही दिन में किया गया। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। बिहार में पिछले 24 घंटों में 3,646 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई, जो एक दिन की सबसे अधिक संख्या है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 71,794 हो गई है। अब तक 46,265 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 25,128 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। कोरोना से अब तक 400 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना से स्वस्थ होने की दर 64% है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 71,520 नमूनों की जांच की गई। अब तक 8,70,000 जांचें हो चुकी हैं। कोरोना
कोरोना जांच की क्षमता बढ़ाए जाने के बाद राज्य में पॉजिटिव मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। पिछले एक सप्ताह के दौरान 3 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। रैपिड एंटीजन किट से अधिक संख्या में जांच की जा रही है। RT-PCR से जांच की दर 40% से अधिक है, जबकि ट्रूनेट से केवल 13%। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जो लोग इच्छुक हैं उनकी जांच सुनिश्चित करें। श्री कुमार ने उन जिलों में जांच की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है जहां कोरोना के सक्रिय मरीज अधिक हैं। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के सामुदायिक केंद्रों में भोजन करने आ रहे लोगों की भी कोरोना जांच कराने के निर्देश दिए हैं। कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने के साथ अधिक बेडों तक पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। उधर कर्नाटक में अब तक 1,64,924 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। इस महामारी से 2,998 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कोविड से मृत्यु दर 1.81% है। तमिलनाडु में कल 5,880 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में कोविड से संक्रमित लोगों की संख्या अब 2,85,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में लगभग 6,500 मरीज स्वस्थ होने के बाद घर जा चुके हैं। अब तक 2,27,000 रोगियों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। चेन्नई में कल 1,000 से कम 984 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जो कि एक सकारात्मक बात है। ऐसा पहली बार है जब 1 महीने से ज्यादा समय के बाद शहर में रोजाना संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 1,000 से कम है। इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इडापड्डी पलनीसामी ने कहा है कि राज्य में सार्वजनिक परिवहन सुरक्षित दूरी का पालन करते हुए चरणबद्ध तरीके से चलाई जाएगी। तिरुनेलवेली में कल कोविड-19 की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य में आर्थिक गतिविधियों पर विशेष जोर दिया जा रहा है, लेकिन सार्वजनिक परिवहन को सूझबूझ के साथ शुरू करना होगा, क्योंकि मानव जीवन अमूल्य है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से धर्मेंद्र। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत और दुनिया के निम्न तथा मध्यम आय वाले देशों के लिए कोविड वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाकर 10 करोड़ करने के लिए गावी एंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ नई साझेदारी शुरू की है। एक वक्तव्य में दुनिया की सबसे बड़ी टीका निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए दुनिया के दूर दराज और गरीब देशों को किफायती इलाज की सुविधा मिलना जरूरी है। वक्तव्य में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत कंपनी करोड़ों लोगों को इस महामारी से बचाने के उपाय तेज करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भारत कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए वैक्सीन विकसित करने के वैश्विक प्रयासों में अग्रणी देश बनकर उभरा है। नई व्यवस्था के तहत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी के माध्यम से गेट्स फाउंडेशन से धन प्राप्त होगा। इस धन से टीका निर्माता कंपनी को एस्ट्राजेनेका और नोवावैक्स के संभावित टीके के विकास में मदद मिलेगी। कंपनी ने प्रति खुराक $3 की कीमत निर्धारित की है। इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के संभावित कोविड-19 वैक्सीन की 1 बिलियन खुराक की आपूर्ति करने के लिए ब्रिटिश दवा निर्माता एस्ट्राजेनेका के साथ अनुबंध किया था। हाल ही में अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स ने अपनी संभावित कोविड-19 वैक्सीन के विकास और व्यवसायीकरण के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ एक आपूर्ति और लाइसेंस समझौता किया है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी से कोविड संक्रमण पर फोन इन कार्यक्रम में दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय ने बताया कि बंद कमरों में कोरोना संक्रमण आसानी से फैल सकता है। उन्होंने कहा कि संक्रमण की आशंका कम करने के लिए हवा की पर्याप्त आवाजाही सुनिश्चित रखनी आवश्यक है। जब भी वायरस खुले एरिया में होगी तो वो बहुत तेजी से जो है वायरस इधर से उधर हवा में स्प्रेड हो जाएगा या नीचे गिर जाएगा, और ड्राई एरिया होगा तो वहाँ पे वायरस थोड़ी देर रहता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन जाकर वो बंद एरिया है, वेंटिलेशन नहीं हो रहा, तो वायरस उसी एरिया में लगातार सर्कुलेट करता रहता है। कोशिश यही करें कि अगर वेंटिलेशन पॉसिबल है, दरवाजे जैसे उनमें डोर क्लोजर लगे हुए हैं तो उनको आप या तो हटा सकते हैं या तो डोर क्लोजर को रोकने के लिए करें, जिससे कि वो दरवाजा खुला रहे, वेंटिलेशन बना रहे। कहीं एग्जॉस्ट लगा हुआ है तो उस एग्जॉस्ट को चला दें। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। केरल के कोझिकोड हवाई अड्डे पर एयर इंडिया विमान दुर्घटना में 18 लोगों की मौत। केंद्र ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी दुकानदारों और फेरी वालों की कोविड जांच कराने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करेंगे।
गुजरात सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 534 अरब 56 करोड़ 80 लाख डॉलर के साथ अब तक के सर्वोच्च स्तर पर, और भारत 2021 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। 2022 का विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अनुभव साझा करने का माध्यम होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अप्रैल 2017 को गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के अवसर पर पहली बार राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की घोषणा की थी। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इस केंद्र से देश के स्वच्छता अभियान से संबंधित विशेष दृश्य श्रव्य कार्यक्रम का लाभ लिया जा सकेगा। इसमें विश्व के इतिहास में सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन अभियान से संबंधित भारत की स्वच्छता यात्रा के बारे में बताया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति लोगों के दृष्टिकोण को बदला है और करीब 55 करोड़ लोगों को खुले में शौच से मुक्ति दिलाई है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री दिल्ली के 36 छात्रों से भी चर्चा करेंगे जो देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के माध्यम से लोगों को स्वच्छ भारत मिशन की सफल यात्रा से रूबरू कराया जाएगा। इसके अलावा महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में भी जानकारी दी जाएगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ आज मनाई जा रही है। 1942 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए भारतीयों से करो या मरो का आह्वान किया था। यह आंदोलन मुंबई में ग्वालिया टैंक से आरंभ हुआ था। प्रतिवर्ष आज का दिन अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। नरेंद्र मोदी सरकार ने युवाओं को कौशल संपन्न बनाने और रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर दिया है। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने पिछले 5 वर्षों में स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं ताकि देश के सशक्त युवा मजबूत राष्ट्र का नेतृत्व कर सकें। आकाशवाणी समाचार से विशेष भेंट में कौशल विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने बताया कि स्किल इंडिया अभियान के तहत सरकार ने देश में युवाओं को रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए हैं। मंत्रालय ने पिछले 4-5 वर्षों के सफर में कौशल विकास का वातावरण पूरे देश में बनाया है। इसमें महिलाओं को ट्रेंड करना और उनको उद्यमशील बनाना, ये भी हमारे मंत्रालय के उद्देश्यों में इसमें बहुत हद तक सफलताएं मिली हैं। आज हमारी ट्रेनिंग से तमाम जो ट्रेडिशनल महिलाओं से जुड़े काम है उसको सीख करके और मुद्रा से लोन लेके कुछ महिलाओं ने अपने स्टार्टअप खोल करके अपना भी कारोबार बढ़ाया है और उन्होंने जॉब सीकर की जगह जॉब गिवर बन के एक भूमिका अदा किया। आजादी की लड़ाई के दौरान भी देश के नौजवानों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आत्मनिर्भर भारत ऐप नवाचार चुनौती के अंतर्गत चुने गए सभी ऐप वेबकास्ट के जरिए कल प्रस्तुत किए गए। ऐप चुनौती के परिणाम भी घोषित कर दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 अगस्त को आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज की शुरुआत की थी। गुजरात सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कल गांधीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य की नई औद्योगिक नीति में बुनियादी और नए उभरते क्षेत्रों को ऐसे 15 भागों में विभाजित किया गया है जिन पर विशेष जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मूल क्षेत्र के अंतर्गत जिन पर जोर दिया जाएगा उनमें विद्युत मशीनरी और उपकरण, औद्योगिक मशीनरी और उपकरण, मोटर वाहन और मोटर वाहनों के पुर्जे, चीनी मिट्टी, तकनीकी वस्त्र, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, औषधि और चिकित्सा उपकरण, रत्न और आभूषण तथा रसायन शामिल हैं। दूसरी ओर नए उभरते क्षेत्रों में जिन पर जोर दिया जाएगा उनमें अत्याधुनिक विनिर्माण, अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं, विद्युत वाहन और उनके पुर्जे, सौर और पवन ऊर्जा समेत प्रदूषण मुक्त ऊर्जा उपकरण तथा पारंपरिक प्लास्टिक के स्थान पर सड़कर नष्ट हो जाने वाले पर्यावरण के अनुकूल पदार्थ का उत्पादन है। सभी क्षेत्रों में 100% निर्यात करने वाली इकाइयों की स्थापना पर जोर दिया जाएगा। राज्य की नई प्लास्टिक नीति 2020 केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप है।
नई नीति 31 दिसंबर 2019 को समाप्त हुई पुरानी नीति के स्थान पर आई है। देश में बड़े पैमाने पर भूजल दोहन के कारण कई क्षेत्रों में भूजल की भारी कमी हो गई है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की 2 तहसील जवारा और पिपलौदा में भी यही स्थिति है। केंद्र सरकार का जल शक्ति मिशन इन क्षेत्रों के लिए आशा की किरण साबित हो रहा है। प्रदेश के रतलाम जिले की जावरा और पिपलौदा तहसीलें राज्य ही नहीं देश के उन स्थानों में शामिल है जहां भूजल का सबसे ज्यादा दोहन हुआ है। यहां जल स्तर 800 से 1200 फुट तक नीचे चला गया है। जल शक्ति मिशन के तहत यहां पानी को भूमि के गर्भ में फिर से भरने के लिए वर्टिकल वाटर रिचार्ज तकनीक अपनाई जा रही है। इस तकनीक से पानी पाइपों की मदद से सीधे ऐसे स्थानों में उतारा जाएगा जहां धरती पानी से खाली हो चुकी है। रतलाम एसडीएम राहुल धोटे ने आकाशवाणी को बताया कि इस तकनीक से न केवल बारिश के पानी को बचाया जा सकेगा बल्कि बाढ़ पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी। तो जो वर्टिकल रिचार्ज में तालाब के पास या ऐसे पॉइंट जहाँ पर पानी स्टोर हो वहां पर हम एक्यूकर बनाएंगे तो वो एक स्टोरेज सिस्टम जैसा बनता है। तो सेकेंड एक्यूकर में पानी भरना शुरू हुआ और इस तरीके से थर्ड फ्लोर तक वो पहुंचेगा। यह प्रयास जिले ही नहीं देश के लिए भी नया है। इस अभियान से किसान भी खुश हैं। ओम प्रकाश गांव आकतवा से पिपलौदा तहसील से पानी की रिचार्ज के लिए प्रशासन और सरकार आज जो प्रयास कर रही है सराहनीय है। आने वाले समय में निश्चित ही इस पानी का किसानों को फायदा मिलेगा। जल शक्ति अभियान ने रेगिस्तान में बदलते इन इलाकों को फिर से हरियाली का ख्वाब दिखा दिया है। उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में यह सपना हकीकत बन जाएगा। रतलाम से अदिति मिश्रा के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 31 जुलाई को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान 11 अरब 93 करोड़ 80 लाख डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। यह अब तक के सर्वोच्च स्तर 534 अरब 56 करोड़ 80 लाख डॉलर पर पहुंच गया है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां भी 10 अरब 34 करोड़ 70 लाख डॉलर की वृद्धि के साथ 490 अरब 82 करोड़ 90 लाख डॉलर हो गई है। इससे पिछले सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में 4 अरब 99 करोड़ 30 लाख डॉलर की वृद्धि हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि इस वित्त वर्ष में अब तक विदेशी मुद्रा भंडार में 56 अरब 80 करोड़ डॉलर की वृद्धि हुई है। स्वर्ण भंडार भी अब 1 अरब 52 करोड़ 50 लाख डॉलर बढ़कर 37 अरब 62 करोड़ 50 लाख डॉलर हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भारत के विशेष आहरण अधिकार में 1 करोड़ 20 लाख डॉलर की बढ़ोतरी हुई है और ये 1 अरब 47 करोड़ 50 लाख डॉलर हो गया है। पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि पंचायतों के सरपंच और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों को गांव के समग्र विकास की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंचायतों के प्रतिनिधियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसे विषयों पर कार्य करने की पहल करनी चाहिए ताकि देश का प्रत्येक गांव समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ सके। नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार वितरण समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित समारोह में श्री तोमर ने पुरस्कार जीतने वाले पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि अन्य पंचायतों को भी पुरस्कार विजेता पंचायतों से प्रेरणा लेनी चाहिए ताकि वे अगले साल पुरस्कार जीत सकें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के दौर में आत्मनिर्भर भारत अभियान का शुभारंभ कर देश को नई दिशा दी है। और अब खेल खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने कोविड महामारी के कारण स्थगित हुए टी20 पुरुष विश्व कप 2020 को अब 2022 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित करने का निर्णय लिया है। पहले के कार्यक्रम के अनुसार भारत 2020 पुरुष विश्व कप 2021 की मेजबानी करेगा। आईसीसी ने न्यूजीलैंड में महिला विश्व कप 2021 फरवरी-मार्च 2022 तक स्थगित करने का भी फैसला किया है। टी20 विश्व कप 2021 का फॉर्मेट 2020 के फॉर्मेट की तरह ही होगा और इसके लिए क्वालिफाई कर चुकी सभी टीमें भारत में 2021 विश्व कप में भाग लेंगी। टी20 विश्व कप 2022 के लिए क्वालिफिकेशन प्रक्रिया नई होगी। महिला विश्व कप के लिए 5 टीमें पहले ही क्वालिफाई कर चुकी हैं और ये टीमें ही 2022 विश्व कप में भाग लेंगी। महिला विश्व कप की 3 टीमों के चयन के लिए वैश्विक क्वालिफिकेशन प्रतिस्पर्धा इस वर्ष जुलाई में श्रीलंका में होनी थी, लेकिन इसे कोविड के कारण स्थगित करना पड़ा। अब ये क्वालिफिकेशन प्रतिस्पर्धा 2021 में होगी। इस बीच आईपीएल का आयोजन 19 सितंबर से 10 नवंबर तक संयुक्त अरब अमारात में होगा। आईपीएल प्रतियोगिता पूरी होने के बाद भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाएगी। इस बीच भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी कप्तान मनप्रीत सिंह, सुरेंद्र सिंह, जसकरण सिंह और वरुण कुमार में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। भारतीय खेल प्राधिकरण बेंगलुरु के परिसर में रह रहे सभी खिलाड़ी क्वारंटीन में हैं और उनकी जांच के परिणाम अभी आने हैं।
जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में सचिवालय में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने बैठक में भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त न करने पर जोर दिया। उन्होंने प्रदेश में युवाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए कार्यक्रमों और नीतियों को लागू करने और आम लोगों तक पहुंच बढ़ाने पर भी बल दिया। उपराज्यपाल ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क सुविधाएं बढ़ाने और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को सुदृढ़ करने की भी आवश्यकता बताई। केरल के इडुक्की जिले के राजामले में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 17 हो गई है। राज्य में भारी वर्षा जारी है। लापता लोगों की तलाश के लिए राहत और बचाव कार्य आज सुबह फिर शुरू किया गया। 54 लोग लापता बताए जा रहे हैं। खराब मौसम से राहत कार्यों में बाधा आ रही है। राज्य में व्यापक वर्षा से भारी नुकसान हुआ है। प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। और अब एक नजर देश के विभिन्न भागों में आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में बादल छाए रहने और सामान्य वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में भी बादल छाए रहेंगे। हल्की वर्षा या बौछारें पड़ सकती हैं। तापमान 27 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में दोपहर या शाम तक गरज के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। लद्दाख में आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर बाद या शाम तक आंशिक रूप से बादल घिर जाने के आसार हैं। गिलगित में तापमान 19 और 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है और आसमान साफ रहेगा। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा, लेकिन शाम या रात में आंशिक रूप से बादल घिर सकते हैं। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और आनंद, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या खास है। जी नवीन, दुबई से केरल के कोझिकोड आ रहे एयर इंडिया के विमान की दुर्घटना की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, केरल में विमान हादसा, लैंडिंग के वक्त रनवे पर फिसला, टुकड़ों में बटा। दैनिक भास्कर ने लिखा है, वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से भारतीयों को लेकर आया विमान, केरल में दुर्घटनाग्रस्त। राजस्थान पत्रिका ने सुर्खी दी है, रनवे से फिसला विमान, 35 फुट खाई में गिरा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी सभी अखबारों में है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, प्रधानमंत्री ने कहा, नई शिक्षा नीति भारत के वर्तमान भविष्य निर्माण का महायज्ञ, साथ मिलकर काम करना होगा। राजस्थान पत्रिका ने प्रधानमंत्री के शब्द दिए हैं, कहा, नए भारत के निर्माण की नींव है नई शिक्षा नीति। दिल्ली में विद्युत चालित वाहन नीति शुरू करने को भी कई अखबारों ने मुखपृष्ठ पर दिया है। वीर अर्जुन लिखता है, केजरीवाल ने दिल्ली विद्युत वाहन नीति लागू की, कहा अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। राष्ट्रीय सहारा ने सुर्खी दी है, इलेक्ट्रिक वाहनों पर बम्पर इंसेंटिव देगी सरकार, 1 साल में 200 चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। अमर उजाला लिखता है, दोपहिया और ई रिक्शा पर 30,000 प्रोत्साहन राशि। वहीं दैनिक जागरण ने लिखा है, घरों में चार्जिंग प्वाइंट बनाने पर सरकार देगी सब्सिडी। देश में कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी को जनसत्ता ने सुर्खी दी है, 24 घंटे में सर्वाधिक 62,538 मामले। मृत्यु दर कम हुई, ठीक होने वालों की संख्या बढ़ी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केरल के कोझिकोड हवाई अड्डे पर एयर इंडिया विमान दुर्घटना में 18 लोगों की मौत। केंद्र ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी दुकानदारों और फेरी वालों की कोविड जांच कराने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करेंगे। गुजरात सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 534 अरब 56 करोड़ 80 लाख डॉलर के साथ अब तक के सर्वोच्च स्तर पर। और भारत 2021 में आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा। 2022 का विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।